Hello and welcome to the revision short for corporation tax. कॉरपोरेशन टैक्स के मेन प्रोविजंस आपको इस रिवीजन शॉर्ट में मिलेंगे, जिसमें आपको चार्जेबल गेन रिलेटेड टू कंपनीज नहीं मिलेगा, दैट इज क्लब्ड अंडर सीजीटी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, कंपनीज का इनकम टैक्स पर्पस से जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और असेसमेंट्स देखे जाते हैं, दैट इज ऑन अक्रूवल बेसिस पे। यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स के लिए कैश बेसिस पे कभी भी इनकम कैलकुलेशन नहीं की जाती। ये कुछ फॉर्मेट होता है जिसके बेसिस पे कंपनीज कॉरपोरेशन टैक्स पे करने के लिए इनकम कैलकुलेट करती हैं, अपने टीटीपीस कैलकुलेट करती हैं, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। इसमें प्रॉपर्टी इनकम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स में प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस पे कैलकुलेट होती है, कंपनीज इसको अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट करती हैं। उसके बाद में एक अमाउंट आता है क्यूसीडीज, यानी कि क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस। ये पे होते हैं तो ही इनका डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा इनका डिडक्शन इतना नहीं देना होता है कि इससे टीटीपीज नेगेटिव हो जाएं, यानी कि टीटीपीज नेगेटिव नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ क्यूसीडीज। उसके अलावा क्यूसीडीज के अलावा भी कंपनीज कई बार कुछ डोनेशंस देती हैं, उनको अलाउ करने का एक अलग तरीका होता है। अगर स्मॉल लोकल डोनेशन दिया है किसी कंपनी ने, उसको ट्रेडिंग एक्सपेंस की तरह यहीं पे माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये कोई क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस होते हैं तो वो यहाँ पे एडजस्ट किए जाते हैं। यानी कि छोटे ट्रेड रिलेटेड डोनेशंस आर एडजस्टेड हियर एज एन एक्सपेंस, बट थोड़े बड़े और क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस जो क्वालिफाई करते हैं क्यूसीडी के लिए, उनको यहां से माइनस किया जाता है। सो दोनों का ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कंपनीज के मेजर रूल्स जो होते हैं वो सेम चलते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स। कुछ एडजस्टमेंट्स अलग हैं, वो क्या है? सबसे पहला है प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट। अगर कोई भी खर्चा डायरेक्टर या एम्प्लॉय के लिए उसके प्राइवेट कामों के लिए, प्राइवेट पर्पसेस के लिए किया गया है, ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से फुली अलाउबल होता है। यानी कंपनी कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय का प्राइवेट खर्चा बियर करती है, दैट इज फुली अलाउबल। उसके अलावा डायरेक्टर या एम्प्लॉय कंपनी के असेट्स को प्राइवेट यूज में लेता है तो कैपिटल अलाउंस कैलकुलेशन में उसको प्राइवेट यूज असेट नहीं माना जाता। नेक्स्ट में इंटरेस्ट पेबल या रिसीवेबल के लिए अलग से रूल्स लगते हैं कंपनी के केस में, दीज आर लोन रिलेशनशिप रूल्स। डिविडेंड्स, जब कंपनी कोई डिविडेंड पे करती है तो उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है और इसको अलाउड या डिसअलाउड होने की बात ही कंसिडर नहीं की जाती है। यानी कि इनको अलाउड नहीं किया जाता है क्योंकि दीज आर कंसिडर टू बी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन एनी केस। लास्ट में कैपिटल अलाउंसेस के रूल्स सारे के सारे सेम है, एक्सेप्ट फॉर एक छोटा सा एडजस्टमेंट जो आगे आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई प्राइवेट यूज का अलग कॉलम नहीं बनाना। कंपनीज के केस में अगर एम्प्लॉय या डायरेक्टर कुछ भी प्राइवेट यूज करता है एसेट का, तो एक अलग कॉलम नहीं बनता। लोन रिलेशनशिप रूल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात, जब सारी चीजें कंपनी की अक्रूवल बेसिस पे होती हैं तो इंटरेस्ट को भी रिसीव्ड या पेड बेसिस पे नहीं देखना, अक्रूवल बेसिस पे देखना है। अगर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए पे किया गया है, ये फुली अलाउएबल है। लेकिन अगर इंटरेस्ट पे किया है किसी नॉन ट्रेडिंग पर्पस पे, तो उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट में अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको एड बैक कर दिया जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट में से और माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट इनकम में। ऐसे ही इंटरेस्ट इनकम रिसीव भी हो सकती है। इस इनकम को वापस आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट से रूट नहीं करना, इसको आपको रूट करना है इंटरेस्ट इनकम से। तो इंटरेस्ट इनकम में जोड़ेंगे और ट्रेडिंग प्रॉफिट से हटा देंगे। इम्पेयर्ड डेट्स यानी कि बैड डेट्स जो होते हैं, तो डेट्स दो तरह के यहाँ पे भी लेने हैं, ट्रेड डेट्स और नॉन ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट्स के केस में अगर आपने कोई भी बैड डेट्स बुक किए हैं वो अलाउएबल डिडक्शन है। अगर ये बैड डेट्स फ्यूचर में रिकवर हो जाते हैं तो वो ट्रेडिंग इनकम बन जाते हैं। नॉन ट्रेड डेट्स जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, अगर इनको आपने कहीं भी राइट ऑफ किया है या बैड डेट्स बुक किए हैं, तो इनको आपको ट्रेडिंग इनकम से एडजस्ट नहीं करना बल्कि इंटरेस्ट इनकम से एडजस्ट करना है, माइनस करना है। इनको ट्रेडिंग प्रॉफिट में आपको डिसअलाउ कर देना है और माइनस करना है इंटरेस्ट इनकम में से। अब जब कंपनी प्रॉपर्टी इनकम कमाएगी तो सब कुछ सेम है इंडिविजुअल्स का, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डिफरेंसेस। नंबर वन, इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी इनकम कैश बेसिस पे नोट करते हैं, कंपनी अक्रूवल बेसिस पे टैक्स कराएगी। उसके अलावा इंटरेस्ट पेबल इंडिविजुअल्स के केस में फाइनेंस कॉस्ट 20%, 20% ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट टैक्स में से माइनस होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल लोन रिलेशनशिप रूल्स में से इंटरेस्ट इनकम में से माइनस होता है।
तीसरा, प्रॉपर्टी लॉसेस। प्रॉपर्टी लॉसेस को यहाँ पे अगर करंट ईयर का प्रॉपर्टी लॉस है तो उसको बिफोर क्यूसीडीज आपको सबसे पहले माइनस करना है। उसके बाद में भी अगर कोई प्रॉपर्टी लॉस रह गया आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। फ्यूचर में जो भी बिफोर क्यूसीडीज के प्रॉपर्टी लॉसेस होंगे उनसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में कैपिटल अलाउंस में जो मैंने बोला था एक स्पेशल क्लॉज होता है, वो क्लॉज यहाँ आता है। क्या स्पेशल क्लॉज होता है? सारी कंपनीज को एक स्पेशल नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने पर एक स्पेशल सुपर डिडक्शन मिलता है। एआईए तो मिलता ही मिलता है, सुपर डिडक्शन भी मिलता है। सुपर डिडक्शन फर्स्ट ईयर अलाउंस की तरह काम करता है, यानी पहले साल में मिलता है सुपर डिडक्शन। जो भी खर्चा मेन पूल में किया गया नई प्लांट एंड मशीनरी पे, उसका 130%। अगर स्पेशल रेट पूल की कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई है नई, उस पे 50% एक्सपेंडिचर सुपर डिडक्शन होता है। यानी एआईए तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा ये भी मिलेगा। अब आते हैं लॉस रिलीफ फॉर सिंगल कंपनीज के केस में। किसी भी कंपनी के अगर लॉसेस होते हैं तो सबसे पहले तो उसको मिलती है करंट ईयर रिलीफ, यानी करंट ईयर के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने के काम लिए जा सकते हैं। अगर फिर भी सेट ऑफ ना हो पाए तो उनको कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है। कैरी फॉरवर्ड रिलीफ सबसे फ्लेक्सिबल रिलीफ होती है। आप चाहें तो फ्यूचर ईयर्स में पूरा अमाउंट सेट ऑफ ना करें, थोड़ा सा सेट ऑफ कर लें, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर दें। करंट ईयर रिलीफ ना भी लें तो भी आप आगे ले जा सकते हैं। एक और रिलीफ होती है कैरी बैक रिलीफ। पिछले 12 महीने के प्रॉफिट्स यूज किए जा सकते हैं लीफो बेसिस पे, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि करंट ईयर प्रॉफिट्स पहले यूज किए जाएंगे। यानी कि अगर करंट ईयर में कोई लॉस हुआ है तो पहले आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स यूज करेंगे उनको सेट ऑफ करने के लिए। अगर फिर भी ना हो तो आप पिछले 12 महीने पे लीफो बेसिस पे उनके प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। ये जो पीछे ले जाने वाली रिलीफ है इसको करंट एंड प्रायर ईयर रिलीफ भी बोलते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, ये आपको तभी मिलती है जब आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स यूज कर चुके हो लॉस को सेट ऑफ करने के। प्रॉफिट्स आप कौन से वाले यूज करेंगे सेट ऑफ करने के लिए? प्रॉफिट्स बिफोर क्यूसीडीज। अब एक रिलीफ इसमें और आती है टर्मिनल लॉस रिलीफ। टर्मिनल लॉस होता है बिजनेस के फाइनल 12 महीने में हुआ हुआ लॉस। आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं पिछले 36 मंथ्स के प्रॉफिट से। यहाँ पे भी लीफो बेसिस यूज करना है और पिछले 36 मंथ्स लेने हैं। ध्यान रखिएगा ये 3 साल नहीं है, 36 मंथ्स है। प्रॉपर्टी बिजनेस में अगर लॉस हो, वापस हम ये पिछली स्लाइड में भी अभी देख के आए थे, बिफोर क्यूसीडीज वाले टोटल प्रॉफिट्स में से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर करंट ईयर का प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस है तो टोटल प्रॉफिट्स में से सेट ऑफ हो जाएगा। अगर अनएब्जॉर्ब्ड पीछे से आ रहा है यानी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ अगर हम लेके आ रहे हैं तो फ्यूचर के टोटल प्रॉफिट्स बिफोर क्यूसीडीज में से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या हम कैरी बैक रिलीफ ले सकते हैं प्रॉपर्टी बिजनेस में? नहीं, कैरी बैक रिलीफ प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस के लिए नहीं आ सकता। क्या पार्शियल क्लेम किया जा सकता है करंट पीरियड में, यानी लॉस ज्यादा है मैं थोड़ा सा ही सेट ऑफ कर लूं बाकी छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं प्रॉपर्टी लॉसेस तो आप पार्शियल क्लेम कर सकते हैं। अब कैपिटल लॉसेस पे आते हैं। अगेन सेम रूल्स जैसे इंडिविजुअल्स में थे। अगर कोई कैपिटल लॉस होता है सेम अकाउंटिंग पीरियड में कोई और चार्जेबल गेन हुआ है आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई भी पीछे से आ रहा है अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल लॉस, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फ्यूचर में किसी भी पीरियड में जब चार्जेबल गेन होगा उसी से ही सेट ऑफ करेंगे। क्या इसको पीछे ले जा सकते हैं? इसको भी पीछे नहीं ले जा सकते। क्या इसका पार्शियल क्लेम हो सकता है कि हम थोड़ा सा सेट ऑफ कर लें बाकी सारा आगे ले जाएं? ये भी नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम पॉसिबल जितना भी हो वो आपको सेट ऑफ करना है एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट चैप्टर इसमें आता है ग्रुप से रिलेटेड। अब ग्रुप ऑफ कंपनीज में दो ग्रुप्स आपको स्टडी करने हैं। एक 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप, दूसरा चार्जेबल गेन्स ग्रुप। 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप क्या होता है? एक कंपनी होती है ये दूसरी को 75% होल्ड करती है। ये दोनों कंपनीज एक 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप बनाती हैं। अब ये जो पेरेंट कंपनी होती है ये एक और 75% सब्सिडरी होल्ड करती है। ये तीनों कंपनीज आपस में 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप बनाती हैं। ये जो 75% सब्सिडरी होती है इसकी एक सब सब्सिडरी होती है। तो ऐसे में आपको पेरेंट का और इस सब सब्सिडरी का रिलेशनशिप देखना है। पेरेंट का इफेक्टिव इंटरेस्ट इसमें 75% मिनिमम होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये चारों कंपनीज 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप बना लेती है। ये ग्रुप रिलीफ के लिए या इस रिलीफ के लिए ध्यान आपको ये रखना है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये यूके रेजिडेंट होने चाहिए।
अब सवाल ये उठता है कि कौन से लॉसेस सरेंडर किए जा सकते हैं। करंट ईयर का ट्रेडिंग लॉस और ट्रेडिंग लॉस जो पीछे से आ रहा है, ये दोनों के दोनों एक कंपनी सरेंडर कर सकती है अपने ग्रुप मेंबर को। अगर कोई भी क्यूसीडीज अनरिलीव्ड रह गए, वो भी सरेंडर किए जा सकते हैं। करंट ईयर का प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस और पीछे से आने वाला यानी ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस भी सरेंडर किया जा सकता है ग्रुप मेंबर्स को। लेकिन जो कंपनी लॉस एब्जॉर्ब करेगी, एक तो होगी जो सरेंडर कर रही है, दूसरी हो रही है होगी जो क्लेम करेगी। तो ये क्लेमेंट कंपनी कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकती है, इसके खुद के प्रॉफिट्स। सबसे पहले ये अपने खुद के लॉसेस जो पीछे से आ रहे हैं उनको सेट ऑफ करेगी, खुद के करंट ईयर लॉसेस को सेट ऑफ करेगी, क्यूसीडी रिलीफ लेगी, फिर जो बचेगा इस अमाउंट को ये यूज कर सकती है अपने ग्रुप मेंबर के लॉसेस को रिलीव करने के लिए। ऐसा ये ग्रुप होता है 75% कैपिटल गेन्स ग्रुप। सिंपल 75% कैपिटल गेन ग्रुप में एक पेरेंट कंपनी होती है, उसकी 75% सब्सिडरीज होती हैं और इनकी भी 75% सब सब्सिडरीज होती हैं। इस तरह से 75 75 75 मिनिमम होनी चाहिए। एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे पेरेंट कंपनी का इफेक्टिव इंटरेस्ट 50% से ऊपर भी अगर होता है तो 75% कैपिटल गेन ग्रुप में वो आ जाती है। ये सारी की सारी कंपनी इस कैपिटल गेन का ग्रुप बन सकती हैं, लेकिन दो सब्सिडरीज और उसकी सब सब्सिडरीज ये आपस में एक सेपरेट 75% कैपिटल गेन ग्रुप नहीं बना सकती। बोलने का मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है एक ग्रुप ये बन जाए और दूसरा ग्रुप ये बन जाए? नहीं, क्योंकि ये दोनों कंपनीज मेन बड़े वाले ग्रुप के भी मेंबर्स हैं और अपने सेपरेट ग्रुप के भी मेंबर्स बन गए, यानी ये दो कंपनीज बार बार बेनिफिशियल इफेक्ट की तरफ नहीं जा सकती। अब 75% ग्रुप ये ग्रुप में आ गए, कैपिटल गेन ग्रुप में आ गए, इससे होगा क्या? ग्रुप मेंबर्स आपस में नो गेन नो लॉस पे एसेट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इनके आपस में ट्रांसफर्स पे चार्जेबल गेन अराइज नहीं होगा। उसके अलावा ये एक दूसरे को अपने चार्जेबल गेन और लॉसेस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरी चीज, रोल ओवर रिलीफ ग्रुप बेसिस पे मिलती है, यानी एक इंडिविजुअल कंपनी को रोल ओवर रिलीफ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसका ग्रुप मेंबर भी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो ये रोल ओवर रिलीफ इनको मिल जाती है। ध्यान एक बात की ये रखनी है, जो ये ग्रुप मेंबर्स के बीच में ट्रांसफर होता है उस टाइम पे ये दोनों कंपनीज या दोनों मेंबर्स सेम ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए। यानी जिस टाइम का गेन है या जिस टाइम का लॉस है उस टाइम पे ये दोनों मेंबर्स होने चाहिए, पर्टिकुलर टाइम ऑफ अराइजिंग द गेन। उसके अलावा करंट ईयर का चार्जेबल गेन या अलाउंसेस ये अलाउएबल लॉसेस ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं, पीछे से आने वाले चार्जेबल गेन्स ग्रुप में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इस पॉइंट का ध्यान रखना, सिर्फ करंट ईयर के चार्जेबल गेन या लॉसेस ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं, पीछे से आने वाले ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्जेबल गेन्स। अब इसमें असेसमेंट में एक छोटा सा टॉपिक आपका वो भी रहता है जो ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स का है, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन, उसको आप रिवाइज करिएगा। मेजर सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस यहाँ पे कवर हो गए हैं। डू रीड देम, स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।